विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया कि जो हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसको प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है या दो उसके उपभेद बताए गए हैं। पहला जो उपभेद है वो था हमारा संसदीय लोकतंत्र या संसदीय शासन व्यवस्था। दूसरा जो हमारा इसमें आता है प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत दूसरा उपभेद वो आता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो संसदीय लोकतंत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है कि भारत और ब्रिटेन में पाया जाता है। और भारत और ब्रिटेन में पाए जाने के कारण क्या है कि भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या है कि कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होती है मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल और अपना प्रधानमंत्री। और जो नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमा का, सम्मान का व प्रतिष्ठा का प्रमुख रूप से माना गया है। अब हमें जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसका जो दूसरा भेद है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बात आती है सबसे पहले कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का दूसरा जो भेद है वो कौन सा है। तो ध्यान रखना, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र का दूसरा भेद बताया गया है। दो भेद बताए गए हैं इसके, एक तो अपना संसदीय शासन व्यवस्था यानी संसदीय लोकतंत्र है और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो आज हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे प्रमुख रूप से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का। बात आती है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख लीडर होता है वो कौन होता है। तो ध्यान रखना, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। जबकि हम तुलना करें संसदीय शासन व्यवस्था से, ध्यान रखना कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है वास्तविक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। बात आती है आगे कि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रमुखतः कौन करता है। तो ध्यान रखना, प्रमुखतः जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है वो करता है राष्ट्रपति। जबकि हम बात करें संसदीय शासन व्यवस्था की, संसदीय लोकतंत्र की, तो उसमें जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है राज्य एवं सरकार का अध्यक्ष एक ही होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो शासन की समस्त शक्तियां हैं वो अलग अलग भागों में विभाजित नहीं होती। इसमें क्या है कि राज्य और सरकार दोनों का जो अध्यक्ष है वो एक ही होता है। जबकि हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो वहां पे क्या है, राज्य और सरकार का जो अध्यक्ष है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है कि शक्तियों को पृथक्करण की व्यवस्था अपनाई गई है, शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था अपनाई गई है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियों को एकीकृत रखा गया है। एकीकृत व्यवस्था को प्रमुखतः महत्व है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया है। बात आती है राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं होता। प्रमुखतः अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति है वो प्रमुख रूप से क्या है कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यानी प्रमुख रूप से कहा जाए तो राष्ट्रपति है वो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जबकि हमने बात की थी संसदीय शासन व्यवस्था में कि जो प्रधानमंत्री है और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है व्यवस्थापिका के प्रति, संसद के प्रति। जबकि इसमें अपोजिट देखने को मिलता है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो प्रमुख रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। बात आती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है ये प्रमुख रूप से कौन कौन से देशों में देखने को मिलती है। तो प्रमुख रूप से जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है ये प्रमुख रूप से अमेरिका और चीन, इन दो प्रमुख देशों में देखने को प्रमुख रूप से मिलती है। जहीं हम बात करें संसदीय शासन व्यवस्था की तो संसदीय शासन व्यवस्था है वो भारत में प्रमुख रूप से भारत और ब्रिटेन, इन दो प्रमुख देशों में देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो क्या है कि सर्वोच्च शासन व्यवस्था की हम बात करें, दोनों में से तुलना करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तुलना में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसका विशेष महत्व है। यहाँ क्या है कि शासन की समस्त शक्तियां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में
एक ही व्यक्ति के पास होती है, चाहे वो राज्य या सरकार को अलग अलग विभाजित नहीं किया गया है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पे जो है शक्तियों का विभाजन है वो एक केंद्रीकृत रूप लेता है और समस्त शक्तियां हैं वो एक प्रकार से राष्ट्रपति के पास आ जाती है और राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रमुखतः करता है। बात आती है अब हमारा जो रूप है लोकतंत्र को हमने विभिन्न रूपों में बांटा था, 4 रूपों में विभाजित किया था। उसका जो पहला अपना जो रूप था राजनीतिक लोकतंत्र वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा जो लोकतंत्र के रूपों में से जो भाग है दूसरा, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा रूप आता है सामाजिक लोकतंत्र का। अब बात आती है सामाजिक लोकतंत्र में प्रमुखतः किन बातों को महत्व दिया गया है, प्रमुखतः किन बातों को सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। बात आती है सामाजिक समानता की स्थापना करना। सामाजिक लोकतंत्र में एक प्रमुख व्यवस्था की गई है वो है सामाजिक समानता की स्थापना करना, यानी समाज में रहने वाले व्यक्ति है वो क्या है, प्रमुखतः समान है, किसी भी प्रकार से असमान नहीं है। और किसी के साथ अगर असमानता होती है तो उसको प्रमुख रूप से क्या है कि समान लाने के लिए, समानता देने के लिए प्रमुखतः प्रयास किए जाएंगे और जो उसकी स्थिति है उसको सुधारने के लिए प्रमुखतः प्रयास किए जाएंगे। तो समानता का अर्थ होता है क्या सामाजिक लोकतंत्र है वो समानता पे बल देता है न कि असमानता पे। बात आती है समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। यानी सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत प्रमुखतः हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ण के आधार पे, भाषा के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या है समान होते हैं और समान होने के कारण उनके साथ अगर भेदभाव इन दृष्टि से किया जाता है वो अमान्य है। और जो व्यक्ति इन्हें नियमों को नहीं मानता, नियमों का उल्लंघन करता है, उसे पर्याप्त रूप से क्या है न्यायालय के द्वारा उचित सजा है वो प्रमुख रूप से दी जाती है। बात आती है सभी व्यक्तियों को समान समझना। समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे युवा हो, किसी भी दृष्टि से उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा प्रमुखतः नहीं किया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति क्या है समान है। और असमानता है वो कहाँ उत्पन्न होती है, प्रमुखतः समाज में ही क्या है असमानता उत्पन्न होती है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात आती है समाज में सभी को समान महत्व है। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, समाज है सभी व्यक्तियों को समान महत्व प्रदान करेगा। किसी के साथ भी क्या है असमानता का भेदभाव नहीं करेगा, किसी को भी क्या है हीन या नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेगा। सभी क्या है समाज की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो जाति से हो, चाहे वो अमीर गरीब के आधार पे हो, किसी प्रकार का भेदभाव है वो समाज में किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। सामाजिक प्रगति के समान अवसर मिलना, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रहता है उसको अपने विकास के, अपने प्रगति के, अपने डेवलपमेंट के समान रूप से क्या है अवसर मिलने चाहिए, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। उसमें जो योग्यता है, उसमें जो क्षमता है, उसके आधार पे क्या है कि सरकार के द्वारा और राज्य के द्वारा व्यक्ति को कार्य उपलब्ध करवाना जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति को जब कार्य उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो वो कार्य कैसे करेगा, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। इसलिए आवश्यक है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के, आर्थिक प्रगति के समान रूप से क्या समान अवसर मिलने चाहिए और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के अंतर्गत है जो तीसरा जो रूप है वो आगे का आता है। पहले रूप की हमने चर्चा कर चुके हैं राजनीतिक लोकतंत्र की, दूसरे रूप में हमने चर्चा की सामाजिक लोकतंत्र की, और अब तीसरा जो इसका रूप है वो आता है आर्थिक लोकतंत्र का। आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है और किस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से सभी को क्या है समान अवसर मिलने चाहिए, समान कार्य मिलने चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है अमीरी व गरीबी का भेदभाव समाप्त करना। हम देखते हैं समाज में
कि ये समस्या सबसे बड़ी, जटिल और गहराई के साथ क्या है कि ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। समाज में हम देखते हैं कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर है, जबकि समाज के कुछ लोग हैं वो बहुत अधिक गरीब है। और अमीरी गरीबी का जो भेदभाव है वो समाज में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो प्रयास किए जाने चाहिए प्रमुख रूप से कि ये जो अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव समाज में व्याप्त है, ये जो समस्या गहराई के साथ कर चुकी है, इस समस्या को धीरे धीरे करके पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कोई भी अमीर व्यक्ति है, कोई भी उच्च जाति के व्यक्ति हैं, वो किसी भी गरीब के साथ है अन्याय नहीं कर सके, किसी भी गरीब के साथ है भेदभाव नहीं कर सके, और गरीब व्यक्ति है किसी भी प्रकार से अपने आप को हीन भावना से ग्रसित नहीं कर ले कि वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण समाज में समान महत्व रखने वाला नहीं है। बात आती है रोजगार के समान अवसर प्राप्त होना। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि उसकी योग्यता के आधार पे और उसके कौशल के आधार पे और जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पे राज्य के द्वारा और सरकार के द्वारा उसकी योग्यता के आधार पर उसको कार्य उपलब्ध होने चाहिए। अब बात आती है, हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि समाज में हम देखें तो रोजगार के अवसर के आधार पे क्या है कि प्रमुख रूप से असमानता देखने को मिलती है। ये असमानता समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा ही उत्पन्न की गई है। हम देखते हैं कि एक कार्य के लिए जहां पुरुष है उसको अधिक वेतन मिलता है और वही कार्य अगर महिला कर रही है तो उसको समान वेतन नहीं मिलता, जबकि दोनों हैं वो कार्य समान समय समान जगह पे कार्य कर रहे हैं और समान कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी भेदभाव देखने को मिलता है। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना है कि रोजगार के जो समान अवसर है वो स्त्री और पुरुष को प्रमुख रूप से समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। रोजगार के अवसर के आधार पे किसी प्रकार की विभिन्नताएं हैं या असमानताएं हैं वो राज्य या सरकार को नहीं करनी चाहिए। बात आती है स्त्री व पुरुष को समान रोजगार देना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर वो डॉक्टर का कार्य कर रहे हैं, वो इंजीनियर का कार्य कर रहे हैं, वो वकील का कार्य कर रहे हैं, वो शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, वो व्यापार का कार्य कर रहे हैं, तो अगर वो समान क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समान कार्य से जुड़े हुए हैं, समान समय दे रहे हैं, तो महिला और पुरुष के साथ उनके कार्य के आधार पे, उनके वेतन के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितना वेतन है वो पुरुष को मिल रहा है, उतना ही वेतन है वो महिला को भी मिलना चाहिए। तो प्रमुख रूप से ये जो रोजगार की असमानता है और जो समान अवसर के साथ वेतन की असमानता है, ये समाज में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इन असमानताओं को प्रमुख रूप से क्या है समाप्त करना जरूरी है, ताकि समाज में जो असमानता है वो पूर्णतः समाप्त हो सके। बात आती है शोषण बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाना। हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पे विभिन्न रूप से क्या है कि महिलाओं और पुरुषों को अत्यधिक उनके साथ शोषण किया जाता है, अत्यधिक उन पे अत्याचार किए जाते हैं, उनसे कम वेतन देके अधिक कार्य करवाया जाता है और उनसे जो अधिक कार्य करवाया जाता है उसका अधिक परिश्रम है उनको नहीं मिलता, अधिक लाभ नहीं मिलता और उनको अधिक से अधिक विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में उनको दबा के रखा जाता है। उनको विभिन्न प्रकार से क्या है कि असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और देखते हैं हम कुछ स्थानों पे कुछ जगह लोगों को क्या है कि कैद करके रखा जाता है, बंधुआ मजदूरी पर रखा जाता है और पूरे दिन भर उनसे काम करवाया जाता है और उनको उसका लाभ भी मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि पूर्णतः ये जो बंधुआ मजदूरी है और व्यक्तियों के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहे हैं उसको पूर्णतः समाप्त किया जाए, ताकि समाज में क्या है कि आर्थिक आधार पे समानता स्थापित प्रमुख रूप से हो सके। बात आती है आर्थिक लोकतंत्र का विचार है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक जो विचारधाराएं हैं वो प्रमुख रूप से किन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ध्यान रखना कि जो मार्क्सवादी है और समाजवादी है उनके द्वारा प्रमुख रूप से जो आर्थिक लोकतंत्र का विचार है, आर्थिक लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं प्रमुख रूप से क्या है प्रस्तुत की गई। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि आर्थिक लोकतंत्र है उसकी विचारधाराएं हैं वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ध्यान रखना मार्क्सवादियों के द्वारा और समाजवादियों के द्वारा प्रमुखतः आर्थिक लोकतंत्र का है, आर्थिक समानता का है वो विचार प्रमुख रूप से दिया गया है। तो आज हमने अध्ययन किया अपने लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के अंतर्गत प्रमुख रूप से हम प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया था राजनीतिक लोकतंत्र का। आज हमने उसी के क्रम में आगे अध्ययन किया अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का
और इसके साथ साथ हमने अध्ययन किया सामाजिक लोकतंत्र का। सामाजिक लोकतंत्र के बाद में हमने अध्ययन किया प्रमुख रूप से जो आर्थिक लोकतंत्र है, आर्थिक समानता है, उसका अध्ययन किया। आगामी वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जो अपने लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में जो अंतिम रूप बच गया है नैतिक लोकतंत्र का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।